हेलो एवरीवन। सो आई वेलकम यू ऑल। और यू गाइज आर वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। आपको पहले से पता है कि इसके ऊपर हमारे चैनल पे कोई सब्सक्राइबर्स नहीं है फ़िलहाल। एंड दिस इज़ अ न्यूबी, अभी अभी जन्म हुआ है इस चैनल का। एंड चलिए, फिर भी एक कोट आता है जो जिस सभी को प्रेरणा देता है। दैट कोट इज़ द जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बिगिनस विद अ सिंगल स्टेप। 1,000 माइल्स की जो जर्नी है वो हमेशा एक सिंगल स्टेप से ही शुरू होती है। तो हमारी 1,000 माइल्स की जर्नी भी है और सिंगल स्टेप की जगह हमें अब लीप स्टेप भी लेने पड़ेंगे, बहुत लंबे लंबे स्टेप भी लेने पड़ेंगे। अब क्यों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। आई वांट टू क्लैरिफाई अबाउट माई सेल्फ कि व्हाई आई मेड दिस चैनल। ठीक है, मुझे ये चैनल बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये चैनल बनाने की ज़रूरत ये इसलिए पड़ी क्योंकि बिफोर द कमिंग ऑफ द डिजिटल मीडिया, जब डिजिटल मीडिया इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं था, तब सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम थी क्राइसिस ऑफ सोर्सेज। ठीक है, सोर्सेज नहीं थे, सोर्सेज पता ही नहीं थे लोगों को। तो ये हमारे सामने सबसे पहली प्रॉब्लम थी। लेकिन डिजिटल रेवोल्यूशन आया और डिजिटल रेवोल्यूशन के बाद हमारे पास पता है क्या प्रॉब्लम आती है। हमारे पास प्रॉब्लम आ गई है क्राइसिस ऑफ एक्सेस। ठीक है, और ये एक्सेस की प्रॉब्लम सबसे भयंकर है। अगर क्राइसिस है सोर्सेज का, लैक है, अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो चीज़ एडजस्टेबल है, कहीं ना कहीं से जो भी पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे। लेकिन एक्सेस के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि चूज़ कैसे करें कि कहाँ से पढ़ें और क्या पढ़ें। ठीक है, ये तो बात चलो एक दफ़ा के लिए हम मान लेते हैं, क्राइसिस ऑफ एक्सेस ओके। लेकिन जो मेजर रीज़न है वो इस चीज़ का, क्राइसिस ऑफ एक्सेस का क्या है, क्योंकि इतने सारे रिसोर्सेज हैं। और रिसोर्सेज का भी ऐसे बात नहीं है कि चलो रिसोर्सेज हैं दैट्स फाइन। लेकिन जैसे ही सपोज आज एक कॉमन है ना एवरेज, एक एवरेज स्टूडेंट की प्रिपरेशन टाइम हो गया है 3 to 5 6 7 ईयर्स। ठीक है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, ये नॉर्मल टाइम है। इसको बियॉन्ड भी जा सकते हैं, इससे कम में भी जो हो सकता है सिलेक्शन। लेकिन ये 3 5 7 ईयर्स जो है वो एक एवरेज टाइम हो गया है। और ये एवरेज टाइम किस लिए हुआ है? इसलिए नहीं कि स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हो रहे, गवर्नमेंट वैकेंसीज कम है, दैट्स फाइन, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किस चीज़ की है? जैसे ही कोई नया फॉर्म आता है, नई वैकेंसीज आती हैं, टूट पड़ते हैं उसके ऊपर सारे इंस्टीट्यूट्स वाले। और वो इस तरीके से टूटते हैं कि इतनी दबा के एडवर्टाइजमेंट की जाती है उसकी, स्टूडेंट को दिन रात पहले सुहाने सपने दिखाए जाते हैं। ठीक है, उसको बहुत सारे सपने दिखाएंगे, आप अफसर बनोगे, आपको गाड़ी मिलेगी, आपको XYZ मिलेगा। अब वो सपने ज़्यादा और मेहनत कम करता है। चलो, अब एक तरह के लोग तो होते हैं ये सपने देखने वाले, उनका तो सिलेक्शन नहीं होता, वेरी गुड, लेकिन डिजर्व भी नहीं करते। सेकंड लोग होते हैं जो बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं। ठीक है, बहुत ही हार्ड वर्किंग होती है, इनका टाइम बहुत तेज़ी से निकलता जाता है। कभी किसी एग्जाम को पास करते हैं, हल्का सा 1 2 स्टेप आगे बढ़े, फिर पीछे रह जाते हैं, फिर आगे बढ़े, फिर पीछे रह जाते हैं, और फाइनल सिलेक्शन से दूर रहते हैं। रीज़न इसका सिर्फ एक है, लोग आपको बताएंगे कि आपका लक आपके साथ काम नहीं कर रहा है। दिस इज द मेजर रीज़न। बट आई वुड से कि लक है, ओके, आई एक्सेप्ट द क्वांटिटी क्वालिटी ऑफ लक, बट इसके साथ में जिस एक चीज़ की प्रॉब्लम है वो है आपके सामने गाइडेंस की। परचेज एनी कोर्स, किसी भी कोर्स को आप परचेज कीजिए, आपके सामने एक ही समस्या आएगी। जैसे ही आपने फ़ी की पेमेंट की, यू आर जस्ट लाइक कि वीडियो देखना है देखो, मत देखना मत देखो, क्लास में आना आओ, मत आना मत आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। और दूसरी चीज़, कस्टमाइज सॉल्यूशन तो देते ही नहीं है। कस्टमाइज सॉल्यूशन का क्या मतलब है? आप में से कोई फर्स्ट ईयर में होगा प्रिपरेशन करते हुए, कोई सेकंड में होगा, कोई थर्ड ईयर में होगा, कोई कोई पिछले 4 साल से प्रिपरेशन कर रहा होगा। अब इन सेकंड और थर्ड और फोर्थ ईयर वालों की नॉलेज फर्स्ट के बराबर थोड़ी है, लेकिन जो रिसोर्सेज अवेलेबल करवाए जा रहे हैं वो कौन से हैं? फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। और रिसोर्सेज तो देखो इंस्टीट्यूट्स को प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे फर्स्ट ईयर के ही अकॉर्डिंग, लेकिन इनको गाइड करने की जिम्मेदारी किसकी आती है? इंस्टीट्यूट की। इसको गाइड करने की जिम्मेदारी किसकी आती है? हमारे सीनियर्स की। ठीक है, लेकिन समय इतना बदल चुका है और इतना जो है ना मटीरियलिज्म आ चुका है हर चीज़ के अंदर। इंस्टीट्यूट्स तो आपको एक कस्टमर की तरह ट्रीट करते हैं। सीनियर्स को अपनी बड़ाई मारनी होती है, यूट्यूब के ऊपर आते कहते हैं आई एम ए वेरी इंटेलिजेंट पर्सन और मैंने तो ये XYZ चीज़ क्रैक कर दी। वो ये नहीं बताते कि कितना हार्ड वर्क उन्होंने किया था या फिर किस तरह से उन्होंने स्मार्ट स्ट्रैटेजी से किसी चीज़ को कवर किया था। दे वोंट से द स्मार्ट स्ट्रैटेजी। हर कोई, आप सिविल के अंदर जाइए, हर कोई आपको क्या बताएगा? रीड द NCERT। ठीक है, और स्टैंडर्ड बुक्स के रिसोर्सेज आप सभी को पता होते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग क्रैक कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एक समय के साथ अपग्रेडेशन चाहिए होती है अपने मटीरियल के अंदर, अपने थॉट प्रोसेस के अंदर, और ये अपग्रेडेशन नहीं बताते। वापस से हर बार स्टूडेंट फेलियर के बाद बेसिक रिसोर्सेज के ऊपर जाता है, हर बार बेसिक रिसोर्सेज के ऊपर जाता है, और ये लूप चलता रहता है और यही लूप इंसान को खा जाता है। ठीक है, सो माई एम इज़ टू ब्रेक दिस लूप। मैं इस लूप को तोड़ना चाहता हूँ और आप सबको अपना जो मेरी मिस्टेक्स हैं उनसे आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि यू शुड नॉट डू दैट। आपको वो चीज़ें नहीं करनी है। और ये क्या है? ये रियलिटी है, दिस इज़ अ रियलिटी। आई वॉन्ट टू मेक यू फॉल फॉर द कि भाई बहुत सुहाने सपने दिखाऊंगा, नहीं। आई वुड टेल यू द हार्श ट्रुथ एंड हार्श रियलिटी, एंड लेट्स सी उनमें से कितने लोग जस्टिफाई करते हैं। देखो आजकल ना एक चीज़ हो गया है सिस्टम में, क्या? एड्यूटेनमेंट। ठीक है, एजुकेशन तो बचा ही नहीं, ये एड्यूटेनमेंट हो गया है, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट का कॉम्बिनेशन। ठीक, कि अगर कोई बहुत सुंदर फीमेल टीचर्स हैं तो द क्लास इज़ गोइंग टू सी दैम। ये है ना, एजुकेशन की वैल्यू ख़त्म कर दी गई है इंडिया के अंदर। और ये एक इसे समझ लो क्लिक बेट फिलॉसफी लगा लो, या फिर जो है ना इमोरल तरीके से पैसा कमाने का मेथड लगा लो, बहुत बेकार लगता है मेरे को। तो खैर, दीज आर माई पर्सनल ओपिनियंस। आई थिंक सम ऑफ यू माइट नॉट एग्री विद दैट, बट चलो कोई बात नहीं।
अभी रिसेंटली CSIR ने वैकेंसीज निकाली है। देखो एक मैं आपको यहाँ पे चीज़ और क्लैरिफाई करूँगा, 2024 इज़ अ इलेक्शन ईयर, उससे पहले जितनी वैकेंसीज आ रही हैं दे आर द हाईएस्ट वैकेंसीज विच यू कैन एवर एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 साल से पहले आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये वैकेंसीज बम्पर वैकेंसीज है। और बम्पर आई वुड से बम्पर का मतलब ऐसा नहीं है कि बस एक वर्ड आ जाता है बम्पर, है ना, बम्पर को लिख लिख के ऐसे फेंक देते हैं कि ये लो बम्पर वैकेंसीज है, 444 वैकेंसीज है, बम्पर वैकेंसीज है, ये 444 बम्पर वैकेंसीज है। ठीक है, देखते हैं कितनी बम्पर वैकेंसीज है। ठीक है, सो चलिए टाइम और वेस्ट ना करते हुए अपने मेजर पोर्शन की तरफ चलते हैं। CSIR ने एक वैकेंसी निकाली है आपके सेक्शन ऑफिसर की। ओके लेट अस, ठीक है, आपके सेक्शन ऑफिसर की और आपके सेक्शन ऑफिसर की प्लस आपके असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। इन दोनों वैकेंसीज़ के अंदर मैं आपको अगर बताऊं तो आपको किस चीज़ की तरफ शिफ्ट करना चाहिए? आपको करना चाहिए सिर्फ सेक्शन ऑफिसर की तरफ। वाई? क्योंकि एक नॉर्मल प्रमोशनल क्राइटेरिया होता है ASO से लेके SO तक, और ये इसके बीच में ईयर लगते हैं जनाब 8। ठीक है, अगर आप सेक्शन ऑफिसर को ध्यान में रखते हुए आप ये सोचो ही मत 449 वैकेंसीज है या 444 जितना भी लोग बता रहे हैं, इसको सोचो ही मत। ASO को सोचो ही मत कि ये है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपके सामने कितनी सीट्स हैं? 76। आपको इन 76 सीट्स के अंदर एंट्री लगानी है। जब आपकी कैपेबिलिटी इन 76 सीट्स के अंदर फंसने की हो जाएगी ना, अगर आपका लक ने आपके साथ फेवर नहीं किया ना, तो यू विल फॉल फॉर ASO। लेकिन जो लोग ASO बनेंगे, ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, अगर कोई एक मार्क्स से रह गया ना SO से, तो वो पूरी ज़िंदगी पछताएगा और बोलेगा यार थोड़ा सा और पढ़ लेता, बस एक क्वेश्चन और सही कर देता, एक क्वेश्चन और सही होता तो मुझे आज SO बन चुका होता, गजेटेड ऑफिसर होता, और मेरे पास 8 जो साल हैं 8 ईयर्स इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। ठीक है, अगर आप सोचो 8 साल, अगर कोई 21 की एज के अंदर कोई किसी भी जॉब के ऊपर लगा है, और फिर वही बंदा 30 साल की उम्र में जिस जॉब को कर रहा है, और अगर 21 वाला 22 वाला कुछ भी मेहनत करके उस पर वहाँ जा रहा है, तो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। प्रमोशनल क्राइटेरिया आपके पास बहुत आगे बचते हैं। ठीक है, तो 8 साल को ध्यान में रखो कि जो एक नंबर है वो आपके ईयर्स को काउंट कर रहा है। 8 मार्क्स मतलब कि आपके 8 साल। तो इस तरीके से अपने दिमाग को लगाओ और बी अ सीरियस मैन अबाउट द स्टडीज़। ठीक है, आपको कोई भी टॉपर ऐसा नहीं दिखेगा जो ऐसा बोलेगा कि मैं तो खेल खेल में पास हो गया। खेल खेल में अगर ये बात होती ना आपके USA की और कहीं की, मान लेते खेल खेल में पास हो गए, इंडिया के अंदर कॉम्पिटिशन कट थ्रोट है सर। ठीक है, इंडिया के अंदर कंपटीशन कट थ्रोट है, बहुत कट थ्रोट है। ठीक, इसका कोई रहम नहीं है इसके ऊपर। चलिए, पोस्ट तो आप सभी को पता है, और पोस्ट के ऊपर PhD बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर जाके पोस्ट के ऊपर PhD बिल्कुल भी मत कीजिए। भाई जब पहले आप सिलेक्शन ले लीजिए, व्हेन यू गेट द सिलेक्शन, ठीक है, सिलेक्शन जब आपको मिल जाता है, उसके बाद आपको अगर अच्छी नहीं आई यू कैन लीव दैट, लेकिन आपके पास एक डेजिग्नेटेड क्राइटेरिया रहता है कि ये देखो मैं वहाँ से छोड़ के आया हूँ। आपके पास एक लेबल रहता है। ठीक है, ये लेबल आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको ये पोस्ट अच्छी नहीं आती, छोड़ दीजिए। अगर आपको अच्छी लगती है, डू जॉइन इट। लेकिन अगर आप सिलेक्शन यूट्यूब के ऊपर जाएंगे और इसके प्रमोशन के ऊपर जाओगे, और फिर क्योंकि इसके अंदर तो कोई रूल्स भी नहीं पूछेंगे ना कि प्रमोशन कितना जल्दी होगा, उसके ऊपर 2 मार्क्स का क्वेश्चन ही आ गया, वो भी नहीं मिलेगा आपको। प्रमोशन की वीडियो देखोगे तो सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, नथिंग लेस देन इट। ठीक है, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। भाई फेब के अंदर आपका एग्जाम है। ठीक है, चलो अभी हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखेंगे। आपको सभी को पता ही है, मैं वो चीज़ तो बताऊंगा आपको जो नॉर्मल है, लेकिन उसको देखने का नज़रिया है। नज़रिया क्या है? पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 3 है, राइट। इसको मेंस बोल रहे हैं और इसको प्रीलिम्स। देखो कमीशन की मर्जी है या CSIR की मर्जी है कि वो प्रीलिम्स सिर्फ इसको काउंट करता है और मेंस इन दोनों को, या प्रीलिम्स इन दोनों को। चाहे कुछ भी हो, हमें तो हर चीज़ के लिए प्रिपेयर ही रहना चाहिए, और हम जाते हैं टफ पोर्शन के लिए। ठीक है, तो एज्यूम कि जो प्रीलिम्स है वो इन दोनों चीज़ों को मार्क किया जा रहा है। ठीक है, इसे ही मान लेते हैं प्रीलिम्स। ओके, प्रीलिम्स कब है आपका? फेब के अंदर, बहुत ही बेहतरीन। और कितने आवर्स के लिए है? 2 आवर्स के लिए आपका GA और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, एंड 2 आवर्स 30 मिनट्स के लिए आपका जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। अब ये देखो टोटल कितने आवर्स बन गए? 4 आवर्स 30 मिनट। मतलब कि आपको 4 घंटे 30 मिनट आपको फुल अटेंटिविटी, 100% अटेंटिविटी के साथ वहाँ एग्जाम में बैठना पड़ेगा। इसका मतलब अगर आप 4 घंटे 30 मिनट तो मिनिमम होना चाहिए। जो आपका बुरे से बुरा दिन है ना, उस दिन आपको 4 घंटे 30 मिनट पढ़ना है। लेकिन अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप पहले ही रेस से बाहर होते जा रहे हैं। तो बी केयरफुल अबाउट इट। कोशिश कीजिए नियरली 6 to 7 आवर्स आप निकालें, और 6 to 7 आवर्स कोई बड़ी बात भी नहीं होते। आई विल टेल यू हाउ टू डू द टाइम मैनेजमेंट इन फर्दर वीडियोज़, बट क्या है, यही है कि आपको 4 घंटे 30 मिनट का पेपर आएगा, और 4 घंटे 30 मिनट आपको बैठना होगा बिल्कुल 100% अटेंटिविटी के साथ। और UPSC के अंदर जब मेंस आता है तो 6 आवर्स होते हैं, है ना। लेट मी टेल यू, UPSC के अंदर जब मेंस होता है तो 6 आवर्स होते हैं। 3 आवर्स के 2 पेपर होते हैं, 6 आवर्स। और ये कितना है? 4 आवर्स 30 मिनट। सिर्फ 1.5 घंटे की ही कमी है, और ये तो मतलब ऐसे बीत जाता पता भी नहीं चलेगा, फुल्ली एग्जॉस्टेबल। और इसके अंदर 100% अटेंटिविटी, ये चीज़ मायने रखती है। तो भैया अभी से तैयारी करो, प्रैक्टिस इट, और चिंता मत करो, हम प्रैक्टिस करवाएंगे। वाई वी आर विद यू। ठीक है, इसी चीज़ को सॉल्व करवाने के लिए। नेक्स्ट इज इंग्लिश, हिंदी और डिस्क्रिप्टिव पेपर। देखो अब आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, जो ट्रिक दुनिया पे कोई नहीं बता पाएगा। लोग क्या बोलेंगे? देखो
लोग ये बोलते हैं कि भाई हम तो सिविल सर्विस वाले हैं, हम तो इसको इजीली क्रैक कर ले जाएंगे। मेरे को एक बात बताओ, सिविल सर्विस वालों का एरिया डोमेन कौन सा होता है? ये। हालांकि ये भी ठीक है, लेकिन इन सब में क्या आएगा भैया आपका? MCQ। MCQ आपके सामने आएगा। MCQ के अंदर क्या होता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, उनमें से एक ऑप्शन सही होगा, 3 ऑप्शन गलत होंगे। इट्स नॉट अ वेरी टफ टास्क, बट इट इज़ नॉट अ वेरी ईजी टास्क ऑल्सो। ठीक है, तो सोच के देखो, इस एंगल से सोचो कि सामने 4 ऑप्शन पड़े, एक पिक करना है। सिली मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी। जिसकी सिली मिस्टेक 0 होगी या 2 होगी, वो पेपर पास कर ले जाएगा। ठीक है। सिविल सर्विस वालों को एज कहाँ मिलेगा? सिविल सर्विस वालों को एज मिलेगा डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर। और अगर ये ऑनलाइन होता है, पेन एंड पेपर पे नहीं होता, तो इधर आधे आधे तो इधर ही आउट हो जाएंगे। ठीक है। तो जिन लोगों का डिस्क्रिप्टिव स्ट्रांग नहीं है, दे डोंट नीड टू गेट डिसहार्टन बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि स्टिल यू हैव द कैपेसिटी। ऑप्शनल पेपर तो हर जगह ही होता है ना, ऑप्शन के अंदर तो कौन ही रोक पाएगा। अब लोग बोलेंगे कि सर नीचे इसके अंदर सब्जेक्ट भी तो वैसे हैं। आई नो सब्जेक्ट आर दोज थिंग्स, वी विल टॉक अबाउट इट, डोंट वरी, एकदम आराम से बात करेंगे, चिंता मत करो। तो हमारा कंपटीशन कैसा है? हमारे यहाँ पे कट थ्रोट कंपटीशन है। व्हाई देयर इज अ कट थ्रोट कंपटीशन? देखो, आपके यहाँ पे CSC वाले तो बैठेंगे, लेकिन CSC वालों के साथ प्रॉब्लम पता है क्या आती है? कंसिस्टेंसी। दे आर नॉट कंसिस्टेंट। ठीक है। जैसे ही आपका फेब आना शुरू होगा, वैसे ही वो प्रीलिम्स मोड के अंदर चले जाएंगे। ठीक है। वो मेंस का कुछ भी पढ़ना बंद कर देंगे। ठीक। और इस प्रीलिम्स मोड का उनको बेनिफिट मिलेगा, बिल्कुल डेफिनेट बेनिफिट मिलेगा, बट दिस इज अ एग्जाम। ठीक है। सिविल सर्विसेज का एग्जाम कैसा होता है? सिविल सर्विसेज का CSC का एग्जाम होता है आपका कंसेप्ट बेस्ड। और ऐसे एग्जाम्स के अंदर दोनों आते हैं, कंसेप्ट प्लस फैक्ट। CS वालों का फैक्ट बहुत कमजोर होता है, कंसेप्ट ओके होता है। तो जितने चांस उनका कितने परसेंट के ऊपर स्ट्रॉन्ग होल्ड है? 50% के ऊपर, राइट? 50% के ऊपर। बाकी स्टूडेंट्स का जो वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, फैक्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं, सो दे आर ऑल्सो विद देयर 50%। सो इक्वल चांसेस है, राइट? और यही इक्वालिटी क्या चीज़ क्रिएट करती है? कट थ्रोट कंपटीशन। यहाँ पे जिसने गलती करी, दे गॉट आउट। तो खैर, ये तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू प्रोवाइड कर रहा था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बिल्कुल फुल डिटेल से बात करेंगे, डिसाइफर करेंगे कि कितना कंपटीशन है और किस किस को इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए, किस किस को ये फॉर्म भरना चाहिए और कैसे इसकी प्रिपरेशन हो सकती है। इज़ इट पॉसिबल? ये पॉसिबल भी है कि जिसकी नॉन सिविल सर्विसेज की स्ट्रीम हो, और क्या वो इस एग्जाम को क्रैक करके लेके जा सकता है? लेट्स चेक दिस इन आवर फर्दर वीडियोज़। प्लीज़ डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एंड हैव अ नाइस डे।